एक पुलिस अधिकारी वहाँ पर सूचना देता है और बोलता है कि भाई यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है और आप लोग यहाँ से खड़े हो जाइए। बस ये कहने की ही देर थी और तुरंत उन्होंने लाठी चार्ज वहाँ पर कर दिया। उन्होंने ना तो ये देखा कि किस महिला को लग रही है, ना ये देखा कि किस बच्चे को लग रही है, किस बुजुर्ग को लग रही है, या फिर मैं अगर पत्रकारों की बात करूँ तो पत्रकारों को भी उन्होंने इतने बुरी तरह से खदेड़ने का काम किया, जिसमें कि जो मेरे जीवन साथी हैं वो तो एडवोकेट हैं, वो कैमरा संभाल रहे थे और एकदम से पीछे से धक्का दिया उनको बुरी तरह से। विश्वास कर सकते हैं और हमारे लोगों के साथ जो जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करते हैं अपने संसाधनों से जाके, क्योंकि इन्हें दूसरा कोई इनकी सैलरी नहीं होती है, ये जो भी यूट्यूब की इनकम होती है उससे ही जाके लोगों के बीच में खबरें दिखाते हैं। और जब इनके साथ इस तरह जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ चुकी हैं किसी पर्चे की मोहताज नहीं है, ये एक अच्छी वक्ता भी हैं और एक अच्छी रिपोर्टर भी हैं। अब बात करते हैं रिपोर्टर की कि इनके पत्रकारिता जीवन में किस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। यदि आप इनके फेसबुक से जुड़े होंगे तो ये चीज़ें अपडेट करती रहती हैं, देख सकते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की घटना है, दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें दीदी ने कवरेज किया और शासन प्रशासन के द्वारा किस तरीके का इनके साथ व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि फ़ोन भी छीन लिया गया। ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे, फिर आगे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है दीदी। धन्यवाद रोशनी आपका, क्योंकि देखिए जब पत्रकार से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक जो आवाज़ है जनता की वो जनता तक पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं तो लोकतंत्र में मतलब जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र की व्यवस्था में इस चौथे स्तंभ को कैसे चकनाचूर किया जा रहा है ये भी हमें भली भांति समझना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे पास में जो मेन स्ट्रीम है वो नहीं है, बल्कि हम अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया और उस यूट्यूब पर भी किस तरह से लगाम कसी जा रही है ये भली भांति आप सभी जानते हैं। और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया 2-3 दिन पहले की घटना का, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पर जो दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ में जो श्रोतागण हैं उनको मैं उस घटना से अवगत कराना चाहूँगी और आपको भी। क्योंकि देखिए दिल्ली में अभी 8 तारीख की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने कि बहुजन समाज के सम्मान को झकझोरने का काम किया। और झकझोरने का ही काम नहीं किया, बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरे भारत देश में जिस तरह से बहुजन समाज को ही नहीं बल्कि एक तरह से मैं कहूँगी मुस्लिम समाज को भी लगातार टारगेट करके, जिस तरह से आपने जहांगीरपुरी की घटना देखी होगी, उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाएं ऐसी देखी, चाहे बजरंग दल की बात करूँ, मैं हिंदू विश्व परिषद की बात करूं, जिस तरह से उन्होंने जब रमजान का दौर चल रहा था तो मंदिरों में पत्थर फेंकने का काम किया, भगवा झंडा लहराने का काम किया, उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाने का काम किया। और इसी कड़ी में अगर मैं बात आऊं रोहिणी सेक्टर जो कि साथ है नाहरपुर में है, उस घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगी। डीडी के पार्क में परम पूज्य बाबा साहब की कम से कम 35 साल पुरानी एक प्रतिमा स्थापित थी। वहां पर लोग उसको सुचारू रूप से वहां पर कार्यक्रम करते थे, आयोजन करते थे बड़े बड़े। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह से हमने लोगों से, लोकल लोग हैं वहां से बात की, उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था और जो डीडीए और जो लोकल लोग हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो दावा कर रहे थे कि ये डीडीए की जो ज़मीन है जिसने कि डीडीए ने दावा किया वो ज़मीन पर्सनल हमारी और हमारे बुजुर्गों की, और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया था। लेकिन होता क्या है कि हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है मूर्ति को वहाँ से हटाने के लिए, और मूर्ति जब हटाई गई, सबसे बड़ी बात यह है अगर आपके पास में हाई कोर्ट का ऑर्डर है और पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, डीडीए मौजूद है, लेकिन आपको इतना क्या डर था कि आप रात के 4 बजे सुबह उस मूर्ति को हटाने के लिए आते हैं। और साथ में ही जो बहुजन समाज की महिलाएं थी वहां से 4 महिलाओं को अरेस्ट किया गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि शासन और प्रशासन की मिली भगत है, और इसमें किस कड़ी में जो एक पत्रकार आज पिस रहा है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, पत्रकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता एक उम्मीद लगाती है कि आज पत्रकार हमारे सामने है तो वो हमें जमीन से जुड़ी हुई, धरातल से जुड़ी हुई खबरें दिखाने का काम करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से कहीं न्याय की भी उम्मीद रखता है। हाँ, न्याय की भी उम्मीद करता है। लेकिन अगर मैं न्याय की बात करूँ तो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, 9 तारीख को 12 बजे वहां पर लोग एकत्रित होते, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होते हैं और चर्चाएं चल रही होती है, और सिर्फ लोगों की वहां पर डिमांड ये थी कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है दोबारा से स्थापित होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन होता क्या है कि एक पुलिस अधिकारी वहां पर सूचना देता है और बोलता है कि भाई यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है और आप लोग यहाँ से खड़े हो जाइए। बस ये कहने की ही देर थी और तुरंत उन्होंने
लाठी चार्ज वहाँ पर कर दिया। उन्होंने ना तो ये देखा कि किस महिला को लग रही है, ना ये देखा कि किस बच्चे को लग रही है, किस बुजुर्ग को लग रही है, या फिर मैं अगर पत्रकारों की बात करूँ तो पत्रकारों को भी उन्होंने इतने बुरी तरह से खदेड़ने का काम किया, जिसमें कि जो मेरे जीवन साथी हैं वो तो एडवोकेट हैं, वो कैमरा संभाल रहे थे और एकदम से पीछे से धक्का दिया, उनको बुरी तरह से गिराया गया और लात घूसों से जिस तरह से एक जानवर पे मतलब वार कर देते हैं, जैसे कोई हिंसक जानवर होता है और किसी को मारने के लिए भागता है, तो इतना गंदा व्यवहार हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से दिखाई दिया। जबकि अगर मैं पत्रकार की बात करूं तो पत्रकार को पूरी तरह से आज़ादी है किसी भी खबर की कवरेज करने के लिए, चाहे वो कैसी भी है, चाहे 144 धारा ही क्यों ना लगी हो। लेकिन पत्रकार की अगर आज़ादी की बात करूं, मैं उसकी स्वतंत्रता की बात करूं, तो पत्रकार का ये दायित्व बनता है लोकतांत्रिक तरीके से या संवैधानिक रूप से वो उस खबर को जनता तक पहुंचाए। लेकिन वहां पर उन पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से हिंसा हुई और वो आप सबने देखी होगी, वहां पर हमारा कैमरा भी छीना गया, हमें जो फिजिकली चोटें भी काफ़ी आई है, हमने पास में ही अम्बेडकर हॉस्पिटल है उसमें अपनी MLC भी कराई और उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट की भाई हमारा मोबाइल दे दीजिए और जो हमारा स्टैंड है, बैग में 5,500 रुपये का हमारा कैश अमाउंट भी था और भी जितना मीडिया का सामान होता है, लीड हो, माइक हो और दूसरी एड हो, कई चीज़ें ऐसी हमारी थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, हमारे घर की चाबी भी थी यहाँ तक की। हमने उम्मीद की कि भाई मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमें किसी भी तरह का जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से किसी भी तरह का कोऑपरेशन दिखाई नहीं दिया, ना वो हमें कोऑपरेट करते नजर आए। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं रोशनी जी और यहाँ पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पुलिस से एक उम्मीद लगाते हैं, जब पुलिस की बात आती है, जिक्र चलता है, तो हम ये देखते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा में खड़ी है। लेकिन आज हो क्या रहा है, पुलिस भी कहीं ना कहीं उसी सत्ताधारी लोगों का कहना मान रहे हैं, क्योंकि आज मीडिया कर्मों को पीटा जा रहा है। पीछे आपने किसान आंदोलन में देखा, आप किसान आंदोलन में किस तरह से एक मीडिया साथी को इतनी बुरी तरह से खदेड़ा गया, उसको मारा गया, सलाखों के पीछे डालने का काम किया। और यहाँ पर ये बात इतनी ही नहीं रुकी, जब वकील साहब को घसीटते लेके गए, लात घूसे मारे, गाड़ी में भी मतलब उनको चढ़ा दिया। तब मैंने वहाँ पर जो एक महिला थी एक महिला थी ACP, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने जाकर मतलब मैंने कहा कि मेरे कैमरामैन है उनको उतारिए, आपको कोई राइट नहीं बनता। तब उन्होंने आवाज़ लगाई, तब वकील साहब को वहाँ से छोड़ा और तब हम बाहर आए। दीदी वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे या बाहर से आए थे, और पत्रकारों में कितने लोग शामिल थे? देखिए, पत्रकारों की अगर बात करूँ तो एक हम लोग थे NB News 24x7 से, एक 2 साथी और थे, और 2 साथी वो थे जो पुलिस की तरफ से मतलब वहाँ पर बुलाए गए थे। बहुजन पत्रकार थे या फिर नहीं, वो बहुजन पत्रकार नहीं थे, बल्कि वो लोग, हमने देखा कि पुलिस प्रशासन ने उनकी तरफ मतलब किसी तरह का कोई रवैया नहीं अपनाया, और वो लोग जो कवर कर रहे थे वहाँ पर, जो स्टोरी को कवरेज कर रहे थे, वो पहले कवरेज कर रहे थे जब पुलिस लाठी चार्ज नहीं करी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की लाठी चार्ज होती है वहाँ पर, वो मीडिया कर्मी साइड में खड़े हो जाते हैं, दोनों के दोनों, और पुलिस उनको हाथ भी नहीं लगाता है। लेकिन हमारा कैमरा चल रहा था और उन्होंने देखा कि भाई हाँ बिल्कुल, हम जो पुलिस की बर्बरता थी उसको बारीकी से दिखाने का काम कर रहे कि किस तरह से पुलिस मतलब महिलाओं की तरफ भाग रही है। और जैसे जैसे कैमरा पुलिस के सामने जा रहा था, वैसे वैसे पुलिस पीछे भी हट रही थी, लेकिन पुलिस दूसरे पुलिस वाले से इशारा किया और वो पीछे से आता, उन्होंने एकदम से वकील साहब को धक्का मारा, और जैसे ही धक्का मारा तुरंत उनका टारगेट फ़ोन पे गया और उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया और बड़ी हाथापाई हुई। हमने बड़ी मुश्किल से अपना फ़ोन भी छीना, लेकिन जो दूसरा फ़ोन था वो उन्होंने हमारा निकाल लिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश में पत्रकारों के ऊपर लगातार जो एक तरह से मैं कहूँगी कि प्रशासन की तरफ से मतलब अत्याचार और शोषण हो रहा है। तो इसको बड़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर वहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया 2 पत्रकार बंधु और थे, उनको किसी तरह की मतलब उन्होंने किसी तरह का ना तो उनके ऊपर हिंसा की, ना उनका कैमरा छीना, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो उनके अपने पक्ष के लोग थे। लेकिन हम यूट्यूबर हैं और हम बहुजन समाज की नहीं बल्कि सर समाज की खबरों को निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल साफ साफ तरीके से लोगों को सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और उसी का कारण है कि अब तक ना तो हमारा मोबाइल मिला है और ना ही हमारा बैग मिला है, ना ही हमारा अमाउंट मिला है, और जो फिजिकली हरेसमेंट हमें झेलना पड़ रहा है वो अलग से है। हमने एप्लीकेशन भी दिया, बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप FIR कराइए, अभी हम उसी प्रोसीजर में लगे हुए हैं, क्योंकि सर के अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी मतलब एक तरह से टाइम शॉर्टेज था हमारे पास में। लेकिन हम उस प्रोसीजर में हैं, और जब तक हम प्रशासन से अपना जो सामान है, अब देखिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास आपका कोई भी सामान नहीं है, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं जब पुलिस ने बस के अंदर सारा सामान छीना तो पुलिस कस्टडी में होता है, और जहाँ का लोकल वो थाना लगता है तो उस थाने में वो सारा सामान सबमिट कराया जाता है। लेकिन बार बार पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आपका कहीं गिर गया होगा। अब हम इतने तो ना समझ नहीं है या इन चीज़ों को नहीं समझते कि आप किस मंशा को लेकर हमसे वो बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि समाज भी कहीं ना
कहीं इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में ले। और खासकर मैं यहाँ पर जो बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया से भी आग्रह करना चाहूँगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुजन मीडिया में कहीं ना कहीं फाड़ पड़े हुए हैं और उसी का खामियाजा इस तरह के पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। आए दिन कभी कोई पत्रकार पिटता है, कभी कोई पत्रकार पिटता है। लेकिन जब तक बहुजन समाज की जो मीडिया है वो एकत्रित नहीं होगी और एक संगठन में काम नहीं करेगी, क्योंकि जब अगर एक ही खबर को हम 60, 70 या 100 चैनल से चलाएंगे तो उसका सरकार पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे निजी स्वार्थ है, क्यों हम दूसरे की खबरों को दिखाएं, क्यों हम उसको हाईलाइट करें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो बहुजन पत्रकार है वो भी आज किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि पत्रकार का एक दायित्व क्या बनता है, वो केवल वहाँ की स्टोरी कवर करने नहीं जाए, बल्कि जो जमीनी हकीकत है, जो वहाँ पे शुरू से लेके आखिरी तक की चीजें हो रही है, वो दिखाने का काम करे। यदि 144 धारा लगा दी जाती, उसके बाद पुलिस प्रशासन का रवैया क्या होता, यदि नीलम दीदी ने दिखाने का प्रयास किया तो इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। अब बात आती है पत्रकार की कि पत्रकार, जब ऐसे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारी असली मीडिया है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं और हमारे लोगों के साथ जो ज़मीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करते हैं अपने संसाधनों से जाके, क्योंकि इन्हें दूसरा कोई इनकी सैलरी नहीं होती है, ये जो भी यूट्यूब की इनकम होती है उससे ही जाके ये लोगों के बीच में खबरें दिखाते हैं। और जब इनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करने का काम किया जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने बहुजन पत्रकार, जो दिल्ली में मैंने देखा है लगभग 100 पत्रकार से कम नहीं होंगे, क्योंकि जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे ढेर सारे पत्रकार दिखाई देते हैं। जब इस तरह के कोई घटनाएं होती है, प्रोटेस्ट होता है, तो पत्रकार गायब हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पत्रकारिता किस बेस पे हो रही है, पत्रकारिता किस लेवल पे हो रही है और पत्रकारिता होनी किस तरीके से चाहिए। यदि हम असल में सही तरीके से पत्रकार हैं और पत्रकारिता का काम करते हैं तो ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। आज ये दायित्व सिर्फ नीलम दीदी एनबी न्यूज़ का नहीं बनता है, ये दायित्व हम सबका है कि इस खबर को हम लोग दिखाएं। और उसके बाद जो घटना हुई, जो व्यवहार हुआ है, फ़ोन छीना गया और पैसे भी छीने गए और उसके साथ साथ मारपीट भी किया गया, फिजिकली तरीके से भी इन्हें चोट आई है। तो अगर हम आज नहीं आवाज़ उठाएंगे, आज एक पत्रकार के साथ हो रहा है, कल को न जाने कितने पत्रकारों के साथ ऐसा होगा। और यही वजह है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोर लोग करते हो तो अलग की बात है, लेकिन कमज़ोर हम अपने आप से भी हो रहे हैं। यहाँ मैं दोबारा से अपील करना चाहूँगी, इस घटना को सभी पत्रकार दिखाएं और मजबूती से दिखाएं। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने दीदी के साथ व्यवहार किया है, सभी लोग एक मंच पे आएँ, लड़ाई लड़ें, तभी जाके हम असल में पत्रकार कहलाएंगे। और अपने मुद्दों की नहीं उठा सकते, जब हमारे मुद्दों की बात आती है, जब हमारे लड़ाई की बात आती है, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दो लोग हमसे क्या उम्मीद रखेंगे। जो सोशल मीडिया पे दीदी को देख रहे होंगे जो भी लोग, तो वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही होंगी कि आज इनके साथ जो लोगों की आवाज़ उठाती हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके जीवन साथी एडवोकेट है। जब ऐसे लोगों के साथ एक घटना हो सकती है तो आप सोच सकते हैं बाकी आम जनता जो है, आम नागरिक है, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। तो यही वो समय है, एक हो जाइए, पत्रकारों की आवाज़ पत्रकार नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। हम आपस में मजबूत बने। और दीदी, मैं लास्ट सवाल मेरा होगा कि आप जो मीडिया कर्मी माइक उठा के केवल कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज का काम करते हैं, असल में पत्रकारिता उद्देश्य नहीं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने और हम लगातार देख भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रुपिंग हो रही है कि भाई कोई कार्यक्रम है और वहाँ पर सिर्फ गए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, वो ले लिया, सिर्फ उनका काम सिद्ध हो गया। लेकिन अगर सही रूप में हम देखते हैं, क्योंकि हम एक तरफ तो गोदी मीडिया को कोसते हैं कि हम लगातार ये बातें करते हैं कि गोदी मीडिया पक्षपात करता है और पक्षपात करके ही वो मतलब खबरें दिखाते हैं। लेकिन उस कड़ी में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें? हम लगातार मनुवाद को कोसते हैं, गोदी मीडिया को कोसते हैं। लेकिन उनसे बड़े वादी मनुवादी और जो इस तरह से मैं कहूँगी कि जो गोदी मीडिया है ना, उससे भयंकर हम मीडिया का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अपनी उसमें पत्रकारिता में कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं दिखा रहे। जो खबरें हमें समाज की दिखानी चाहिए हम नहीं दिखाएं। अभी कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी करे या आम आदमी पार्टी करे, मैंने देखा है बहुत सारे बहुजन पत्रकारों को, वहाँ
पर जाते हैं, अच्छा खासा पैकेज लेते हैं, आते हैं और उनकी खबरें चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे पत्रकार समाज को भी भ्रमित करने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं समाज में जो एक आइडियोलॉजी जानी चाहिए और जो सही रूप से पत्रकारिता होनी चाहिए उससे भी कहीं ना कहीं भटकाव नजर आता है। तो मैं बस यही अपील करूंगी पत्रकारों से, देखिए आप पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, आपका काम है, आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप निष्पक्षता भी रखिए और जो आपके साथियों के साथ में घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि पत्रकार की तरफ हर कोई कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा के रखता है कि पत्रकार हमें समाज की जुड़ी हुई खबरें या धरातल की जुड़ी हुई खबरें हमें सही और स्पष्ट खबरें दिखाएगा, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उस कड़ी में जो गोदी मीडिया करती है आप भी वही करें। तो उन चीज़ों से बचिए, अगर इन चीज़ों से बच पाएंगे तो सही रूप में हम अपने जो बहुजन मीडिया की बात करें, अपने महान पुरुषों की बात करूं, उनकी विचारधारा को और इस पत्रकारिता को सही मुकाम तक ले जा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दोबारा से अपील करना चाहूँगी, सभी पत्रकार एक मंच पे आएं और इनके दीदी के साथ जो घटना हुई है उस घटना पे भी आप लोग आवाज़ उठाइए, तभी जाके हम असल में पत्रकार कहलाएंगे, वरना हम भी गोदी मीडिया की तरह ही मीडिया बन के रह जाएंगे।